देखिए, आज हिंदी का अंतिम प्रहार है ना। अब रिवीजन करने का मौका नहीं मिलेगा। एक बार पढ़े कि अब वो दिमाग में पूरी तरह से सेट कर जाए, क्योंकि अब आखिरी सप्ताह है। रामायण में आप लोग देखे होंगे, यही रात अंतिम यही रात भारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। तो साल भर कितना पढ़े हैं उससे कोई नहीं देखेगा, अब आखिरी में कितना पढ़ रहे हैं ये देखना जरूरी है। जानते हैं हिंदी का जितना महत्वपूर्ण प्रश्न जो कैसे कैसे आते हैं, अगर एक बायोडाटा तैयार हो जाए, उसका एक चार्ट तैयार हो जाए तो याद करने में भी आसान हो जाएगा। न तो पढ़ते तो हम दिन रात हैं, लेकिन पता नहीं चलता है कि कौन कितना नंबर का आएगा। और नंबर पता चल जाता है तो उस पर और ज्यादा ध्यान हो जाता है। आज हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए, बहुविकल्पी से लेके निबंध तक। लास्ट में तो निबंध में ना लिखना है, यानी जितना इम्पोर्टेंट है। निबंध में इस समय अमृत महोत्सव चल रहा है, महाकुंभ, उस पर भी देखना है, उस पर भी आएगा महाकुंभ पर। जैसे कोरोना काल में आया था कोरोना पर, इसी तरह इस बार आएगा महाकुंभ पर। अमृत महोत्सव है भारत का। एक अमृत महोत्सव कब था? तो जब भारत आजाद हुआ था तब। दूसरा अमृत महोत्सव आया 144 साल बाद, जिसको कहा गया महाकुंभ। इसमें जो नहीं नहाया सब नरक का द्वार खुला है, यही बोला जा रहा है। तो सब अपने कर्मों से होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या मिलेंगे? खंड अ से 20 अंक मिलेंगे। 20 अंक आपको किस में मिलेंगे? तो बहुविकल्पीय में मिलेंगे ना जी। खंड अ से 20 नंबर का बहुविकल्पीय पूछता है, ये तो पता ही है। जिसमें से आपको इस पर किस पर भरना होगा? तो OMR शीट पर, OMR शीट मिलेगा आपको, और उसी पर आप लोगों को क्या करना है? ये क्वेश्चन भरना है। यानी ये 20 नंबर। 30 नंबर मिलेगा तो स्कूल वाले देंगे अपने, प्रैक्टिकल और वाइवा कर लेके। वो 30 20 50। अब लिखित आएगा कितना? 50। बड़ा समय रहेगा, 2.5 घंटा। ये आधा घंटा में खत्म हो जाता है। 2.5 घंटा 50 नंबर। आराम से लिखिए, आराम से होगा। घबरा कर पेपर मत करिएगा हिंदी का। घबराएंगे नहीं तो 100 ये 90 प्लस हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर डिप्रेशन में आ जाइएगा, 80 माइनस चले जाएंगे धीरे धीरे। तो घबरा कर इसको नहीं करना है। फिर देखिए कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। जैसे खंड अ में बहुविकल्पी में भी पार्ट वाइज बांटा गया है। ये नहीं है कि पूरा उठाकर एक जगह का शब्द दिया जाए, पूरा पेपर से दिया जाता है, हर एक पार्ट को देख कर दिया जाता है। जिसमें पहला आता है ना 5 नंबर का, कि हिंदी गद्य से आएगा। हिंदी गद्य से, जिसमें लेखक का परिचय आएगा, कौन से लेखक किस युग के हैं, या लेखक का वो आ जाएगा जीवन रचना कौन है, या ये शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग याद कर लीजिएगा। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज्यादा पूछ सकता है शुक्ल युग के ये कौन से कवि हैं। अच्छा, नाम दे देगा और कहेगा कि ये कवि किस युग के हैं, तो वो गद्य के हैं। तो किसमें आएंगे? गद्य से कितने आ जाएंगे? 5 नंबर आएंगे, जिसमें लेखक का पूरी रचना, या फिर उसका कौन से युग में है, या फिर उनका जीवन परिचय है ना। या तो उनका परिचय पूछेगा, या तो कौन से युग से हैं, या उनकी रचना पूछेगा। यही पूछेगा। ये 5 नंबर के आते हैं। इसी तरह गद्य से आएंगे तो पद्य से भी क्या होंगे? 5 नंबर रखे रहेंगे। तो हिंदी पद्य के विकास का क्या संक्षिप्त में परिचय है, जिसमें कौन से आएंगे? रीति काल, और ये प्रारंभिक वाले हैं सब। इसमें जितने लोग हैं, सूरदास और कबीरदास, तुलसीदास, है ना, जितने जो पुराने एकदम हैं, जो कृष्ण भक्ति के, राम भक्ति के, निर्गुण के थे, सब इसमें आते हैं। वो तो किसमें आ जाएंगे? रीति काल में। इनसे भी रिलेटेड वही है। जैसे इसमें कवियों का परिचय पूछेगा तो उसमें लेखक के बारे में पूरा उसमें पूछेगा गद्य में, और कवि के बारे में पूछेगा तो पद्य में, समझ रहे हैं ना। तो ये सब पढ़ना पड़ेगा, आपकी किताब में दिया रहता है बहुविकल्पीय के रूप में। साल भर नहीं पढ़े, अब आखिरी तो पढ़ना ही है। इसके बाद आता है क्या? तीसरा आता है काव्य सौंदर्य के तत्व। यानी काव्य सौंदर्य के तत्व कौन से हैं? रस, छंद, अलंकार। रस, छंद, अलंकार यही है ना। तो देखिए लग रहा है कि यहाँ पर रस है कौन सा? हास्य और करुण रस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड पूछेगा। या तो इसका स्थायी भाव पूछ देता है, या विभाव पूछ देता है, या फिर संचारी भाव, या तो फिर इसका क्या पढ़ेंगे? परिभाषा, उदाहरण और पहचान। बहुविकल्पी के रूप में आता है।
उदाहरण दे देगा, कहेगा कि कौन सा रस है, तो आपको पढ़कर याद करना पड़ेगा या बताना पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीजें बतानी पड़ती हैं। इसके बाद क्या आता है छंद में क्या आएंगे, दोहा, सोटा, रोला। इसके भी क्या और उदाहरण ये आते हैं। एक चीज यहाँ पर लिखना भूल गए हैं जी, अलंकार ना। तो चलिए हम उसको बाद में बता देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम एक चीज भूल गए, अलंकार के बारे में नहीं बताएं, क्योंकि अलंकार आप लोगों के 3 हैं। कौन कौन से? रूपक, अरे उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, उसको भी बता दे रहे हैं। उसके बारे में मैं यहाँ पर लिखना भूल गए। इसके बाद आता है, देखिए चौथा नंबर पर क्या आता है, हिंदी व्याकरण यानी शब्द रचना तत्व। एक काव्य सौंदर्य तत्व है, तो ये क्या है, शब्द रचना तत्व है। देखिए शब्द रचना तत्व में क्या आएंगे, पहला आता है उपसर्ग। उपसर्ग आते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, जिससे किसी भी आगे या फिर इसको पीछे लगा कर उसके शब्दों को क्या किया जाता है, पूर्ण किया जाता है। जैसे अ, तो असुविधा, सुविधा है ना, तो उसको असुविधा लिख सकते हैं। अभिमान, अलग अलग जैसे जैसे आएंगे उसका क्या लिखना होता है, उपसर्ग। अ हुआ, अन हुआ, अनावश्यक बन जाता है ना। अधिकार, अधिकतर, यानी जो जो आपको बनेगा उससे। अपमान, अनुशासन, उपकार होता है ना, उपहार, सहपाठी, सहयोग, इसी तरह अभिमान होता है ना। तो मैंने ये सबको बनाना है आप लोगों को, समझ रहे हैं। एक एक को आता है, वो दिया रहता है, शब्द लिख देगा, पूछेगा कि इसका कौन सा उपसर्ग लगा है, या उपसर्ग दिया रहेगा उसका पूछेगा कि कौन सा शब्द बनेगा। ये दिया रहेगा तो इसका शब्द पूछ सकता है, या शब्द दिया रहेगा तो कहेगा कौन सा उपसर्ग लगा है। देखिए यहाँ पर इत्यादि लिखे हैं ना, देखिए आदि और इत्यादि 2 चीजें हैं, लेकिन बच्चे इत्यादि और आदि में अंतर नहीं समझ पाते हैं ना। माइनर मध्यम है आदि और इत्यादि। आदि और इत्यादि में बहुत कुछ अंतर होता है बच्चा। क्या अंतर होंगे उसमें पता है? देखिए इत्यादि का मतलब क्या होता है, जब आदि देते हैं ना तो वहां पर जब 1 या 2 एग्जाम्पल देते हैं तो क्या लिख देते हैं, 1 या 2 एग्जाम्पल देते हैं तो आदि, और 2 से जब अधिक लिख देते हैं एग्जाम्पल तो लिख देते हैं इत्यादि। याद कर लीजिएगा, आज बहुत पूछने वाले पूछ देंगे आप लोगों से कि आदि तो लिखते हो, इत्यादि क्यों लिखते हो, तो इत्यादि लिखते हो तो आदि क्यों। तो जहाँ 1-2 एग्जाम्पल दिए आदि, और जहाँ ढेर सारा दे दिए, 2 से अधिक देने लगे तो वो इत्यादि हो जाता है। समझ गए ना आज, क्योंकि यहाँ पर देखिए कितने एग्जाम्पल दिए, बहुत सारा है, इसीलिए उसको इत्यादि कर दिए। हिंदी के टीचर इसी तरह पढ़ाया जाता है कि एक एक चीज को बताइए, आखिर है तो क्यों है। तो ये तो हम नहीं भूलेंगे, हमको लग रहा है। तो समझदार हैं आप लोग। देखिए इसके बाद आता है समास। समास में कौन सा समास आएगा, द्वंद्व और द्विगु। इस साल हयो ऐड किया है, ये इस साल ऐड किया है, दोनों इस साल ऐड किया है। देखिए द्वंद्व में क्या आते हैं, माता और पिता, ये द्वंद्व है ना। द्विगु में क्या होता है, त्रिलोचन, दशानन, जिसमें संख्याएं आती हैं, उसी को दशानन, त्रिलोचन, चौराहा, पंचवटी, ये सब जितने सब चीजें हैं कौन से आते हैं, द्विगु में। और द्वंद्व में क्या हो जाते हैं, इनके बारे में भी आप लोग पढ़ा देंगे आगे, समझ रहे हैं ना। इसके बाद क्या आता है, तद्भव, तत्सम एवं पर्यायवाची। ये सब भी क्या होंगे, एक एक नंबर में पूछते हैं। एक एक नंबर देखिए, एक एक नंबर में पूछ रहे हैं ना। यहाँ पर देख लीजिए, काउंटिंग किए हैं कितना, 15, 5 5 10, 2 12 3 15 1 16 नंबर। एक आता है अलंकार, अलंकार के भी हैं तो उसको भी लिख देते हैं। देखिए अगला जो आता है, देखिए उसमें हम छोड़ दिए थे अलंकार को, तो यहाँ पर अलंकार हम बता दिए कि अलंकार में कौन सा आता है, तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। इसके क्या आ सकते हैं, परिभाषा आ सकता है या फिर उदाहरण। उदाहरण के साथ अगर नहीं पूछेगा तो उदाहरण देकर उसकी पहचान पूछ सकते हैं। तो ये भी कितने नंबर के आते हैं, 1 नंबर हो गए, 16 नंबर। 16 नंबर।
अब आते हैं, देखिए संस्कृत व्याकरण से भी आते हैं। संस्कृत व्याकरण से क्या आएंगे, सर्वनाम आता है, जिसमें ये दोनों को याद कर लीजिए, तद का और युष्मद का, इसी दोनों में से कोई एक जरूर मिल जाता है। तद का याद कर लीजिए या फिर युष्मद। अगर तद का याद कर लेंगे सबसे अच्छा इसका याद कर लीजिए, इसका याद कर लेंगे ना तो किसी का ही आप लोग बना सकते हैं। तो ये भी कितने हो गए, 1 नंबर। इसके बाद आता है संधि विच्छेद, ये भी 1 नंबर। अभी विभक्ति आते हैं कि दे देता है और उसका पूछता है कि वचन या विभक्ति बताओ। जैसे रामेशु है तो राम का याद कर लीजिए, राम और नदी का 2 को याद कर लीजिए। पूछ देता है जैसे नदीसु, नदीसु का विभक्ति वचन बताइए, नदीसु लिख देगा और कहेगा इसका वचन और विभक्ति बताओ। तो कौन से वचन का है और कौन से विभक्ति का है, या रामाराम कर देगा, कहेगा इसका रामाराम, राम कहेगा इसका विभक्ति और वचन बताओ। तो यह षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो वो सब बताना पड़ता है। तो वहां पर बहुविकल्पीय में दिया रहेगा, 4 गो ऑप्शन उसका दिया रहेगा, दे देगा बहुवचन षष्ठी विभक्ति, एक वचन षष्ठी विभक्ति। तो आपको समझना होगा, जो ऑप्शन सही रहेगा उसी पर क्या करेंगे, गोला भरेंगे। और इसके बाद आता है लकार। लकार में 2 लकार को याद कर लीजिए, लट लकार लिट लकार, जिसमें इसमें भी अगर याद करना है तो पट धातु का याद कर लीजिए, सब हो जाएंगे। पट धातु का पूरा याद कर लीजिए तो सब याद हो जाते हैं। तो ये टोटल कितने नंबर हो गए, 20 नंबर खंड अ से ना। अब देखा जाएगा खंड ब से जो वर्णात्मक आते हैं ना, ये तो 20 नंबर था। अब देखा जाए खंड ब का। देखिए आगे जो आता है ना, जैसे बहुविकल्पीय तो हो गई, अब क्या आता है वर्णात्मक प्रश्न, जिसमें खंड ब आता है। यानी खंड अ में आप लोगों को 20 नंबर बहुविकल्पीय का जितना जहां जहां से पूछा जाता है सब बता दिए। अब क्या होगा, खंड ब से जो वर्णात्मक होते हैं, अर्थात यही जो होते हैं लिखित आते हैं आपके पेपर में, तो इसी को देखा जाए 50 नंबर के होते हैं टोटल। 30 नंबर स्कूल से, 20 नंबर बहुविकल्पी जो कि एमआर सीट। अब क्या करेंगे वर्णात्मक में, तो देखिए सबसे पहले आता क्या है कि दिया रहेगा क्या, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। अर्थात देखिए जो हिंदी के गद्य में आपकी जो कहानियां सब लिखी हैं उसमें से कोई एक गद्य दे देगा और उससे आधारित क्या करेगा, उससे प्रश्न पूछेंगे। अर्थात कहीं रेखांकित कर देगा तो पूछेगा रेखांकित भागों का व्याख्या कीजिए, संदर्भ पूछेगा, या उससे रिलेटेड क्या करेगा प्रश्न पूछता है। वो भी कितने नंबर के आते हैं तो बच्चा 6 नंबर के वो आते हैं। देखिए वो 6 नंबर के आएंगे। इसमें से आप लोग कुछ मत करिएगा, शुरुआत के 2 चैप्टर हैं उसको पढ़कर चले जाइए, एकदम मिल जाएंगे। जिसमें से आता क्या है, पहला होता है मित्रता, एक मित्रता से पढ़कर चले जाइए, और दूसरा जो है ममता से। ये दोनों चैप्टर आप लोग एकदम मन से पढ़ लीजिए, तो यह दोनों में से एक कदम श्योर है कि हर साल आता है। तो यही दोनों चैप्टर को एकदम मन से, यानी स्टार्टिंग के जो पहला और दूसरा चैप्टर है उसको एकदम मन से पढ़ डालेंगे तो आपको एकदम उसी पैराग्राफ में क्या करेगा, गद्य मिल जाते हैं। तो यानी कौन से चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, मित्रता और ममता को। इसके बाद आता है क्या, यही अगला जो भाग आता है पद्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं। यानी वो तो गद्य से लिए था, अब क्या है पद्य के लिए। तो पद्य से भी आप लोगों को वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पद्य दिया रहेगा, रेखांकित भाग का क्या करेगा व्याख्या करने के लिए, उसके संदर्भ सहित करने के लिए संदर्भ भी पूछ देता है। तो इसके भी देखिए कितने नंबर मिलते हैं, तो 6 नंबर। यानी ये भी 6 नंबर हो गए, 6 12 नंबर ये आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन इसके भी जो है तो देखिए एक आता है इसमें जो इंपॉर्टेंट है पद है, और एक ले लीजिएगा धनुष भंग। धनुष भंग से देखिए ये तो जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से कोई एक पद जरूर आ जाते हैं। यानी ये दोनों को ही पढ़ लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। यानी स्टार्टिंग के 2 चैप्टर पढ़ लीजिए, एकदम आ जाएंगे। पहला नहीं आएगा तो दूसरा, दूसरा नहीं आएगा तो पहला श्योर है। इसके बाद क्या आता है कि संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में क्या किया जाता है, अनुवाद। इसके भी कितने अंक मिलेंगे बच्चे, ये भी 3 नंबर के मिलते हैं। जिसमें क्या होते हैं, संस्कृत भाषायाम, संस्कृत का जो है प्रयागराज है, अरे नहीं सॉरी, संस्कृत भाषा की महत्व के बारे में पूछता है। तो ये सब क्या करिएगा आप लोग
पढ़ लीजिएगा। इसी तरह आएंगे संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, ये दोनों मिलाकर कितने नंबर के आ जाते हैं? 6 नंबर के आते हैं। इसमें सुभाषितानी जो है, सुभाषितानी को आप लोग पढ़ लीजिएगा। यानी देखिए ये हो गए गद्यांश से, ये हो गए पद्यांश से, इसके बाद संस्कृत से 3 नंबर या 3 नंबर, ये टोटल हो गए 18 नंबर। इसके बाद आप देखिए अगला जो नंबर आता है कि निर्धारित खंड काव्य से कथानक, चरित्र चित्रण एवं तथ्य पर आधारित प्रश्न। देखिए ये जनपद वाइज होता है, यानी जिला वाइज जिसको बोला जाता है, ये 3 नंबर का प्रश्न आता है। ये जो होते हैं खंड काव्य की एक कहानी होती है, जिसको क्या किया जाता है, पूछता है, या तो नायक का चरित्र चित्रण पूछेगा, या फिर नायिका का चरित्र चित्रण पूछेगा, या कोई सर्ग उठाकर दे देता है। तो ये जो जनपद में जो बच्चे हैं उन्हीं लोगों को क्या करना होगा, पढ़ना होता है। जैसे गाजीपुर वाले हैं तो मुक्ति दूत को पढ़ेंगे, इसी तरह और भी जो जहाँ के लोग हैं उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यानी मुक्ति दूत में जो गांधी जी का चरित्र चित्रण पूछ सकता है, उसके सर्ग पूछ सकते हैं। यही क्या होते हैं, खंड काव्य होते हैं। तो अलग अलग जिले का अलग अलग होता है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों के जिले में कौन है, और इसके लिए कितने नंबर मिलते हैं, तो 3 नंबर। इसके बाद देखिए अगला जो आता है, निर्धारित गद्य खंड की पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखक का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं और उनकी कृतियां, ये भी पूछता है। क्या कि गद्य से पूछेगा तो लेखक का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएं, ये देखिए 5 नंबर के आते हैं। ये 5 नंबर के आएंगे, जिसमें से 5 नंबर में आप लोगों को 2+3 कर आता है, यानी टोटल 5 अंक। 2 नंबर जो होता है उनके जीवन परिचय पर मिलता है। तो जीवन परिचय छोटा ही लिखना रहता है, ज्यादा लंबा नहीं, 80 शब्दों में। तो देखिए क्या किया जाएगा, हेडिंग डालिएगा। सबसे पहले प्रश्न संख्या जो दिया रहेगा, इसके नीचे क्या करेंगे, जिसका लेखक का जीवन परिचय लिखना चाहते हैं तो उसका नाम लिखिएगा। उसी के ठीक नीचे लिखिएगा क्या, संक्षिप्त में परिचय। संक्षिप्त में परिचय में आप लोग क्या देंगे, जन्म, जन्म स्थान, माता पिता, रचना, शिक्षा कहाँ की है और उनकी मृत्यु। ये सब घटनाओं को क्या किया जाता है, संक्षिप्त में परिचय देने के बाद आप लोग ठीक उसके नीचे आप लोग हेडिंग डालिएगा, एक लाइन छोड़कर, जीवन परिचय, जीवन में इनकी जो जो चीजें थी वो। इसके बाद साहित्यिक परिचय, इसके बाद उसको क्या लिखेंगे, कृतियां। तो देखिए यहाँ पर जो मुख्य जो है लेखक जो है इंपॉर्टेंट, उसमें से है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये और जयशंकर प्रसाद। ये 2 लोगों का अगर याद कर लें तो आप लोगों को श्योर है कि यूपी बोर्ड में एकदम श्योर है कि ये दोनों में से कोई एक छपा रहता है हर साल, या तो रामचंद्र शुक्ल का मिलता है या फिर जयशंकर प्रसाद का। इसके बाद ये आते हैं राजेंद्र प्रसाद और भगवती शरण अग्रवाल। अगर ये चारों में से अगर ये दोनों याद कर लिए हैं तो समझिए कि आपको 5 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता है। पेपर में एकदम पूरी तरह से छाप कर आ जाएंगे। लेकिन विधिवत लिखिएगा क्या, मान लेते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का लिखना है तो लिखिएगा सबसे ऊपर प्रश्न संख्या 6, बीच में फिर हेडिंग डालिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद उनका संक्षिप्त में परिचय, और संक्षिप्त में परिचय जब दे देंगे तो इसके बाद जीवन परिचय, जीवन परिचय के बाद साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियां, कृतियां में क्या क्या रचनाएं किए हैं सबके बारे में लिख देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। ऐसे नहीं मिलता है, 5 में 5 लेने के लिए बच्चा बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। लेकिन 10 मिनट के अंदर इसको लिखने का क्या करिएगा, आप लोग अभ्यास करिए। आज ही से लग जाइए क्योंकि समय अब नहीं है। तो जितना जल्दी करेंगे उतना ही आपको क्या होगा, उससे फायदा मिलेगा। तो ये सब आप लोग करते रहिएगा। देखिए यहाँ पर तो लेखक का हो गया, एक आता है कवि के, यानी ये तो गद्य से था, अब आएगा पद्य से। वो भी देखा जाए, जो जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं बच्चा उसको पढ़ कर जाइएगा। आप लोगों को गारंटी है 100 में 100 कहीं नहीं रुका है। आपको 90+ एकदम श्योर है कि आना ही आना है। तो इतना हो गया, तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि कवि के लेखक का जीवन परिचय क्या क्या है। देखिए अगला जो नंबर है ख, 6वां का जो ख आता है वह होता है कवियों के जीवन परिचय और उसका क्या पूछ देता है, उनकी रचनाएं या उनकी कृतियां क्या होती हैं। जैसे लेखक का पूछता है उसी तरह यहाँ पर किसका पूछेगा, कवियों के। या ऐसा ही करके आता है कि निर्धारित पद्य खंड की पाठ्य वस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना का नाम भी लिखिए। ये भी कितने नंबर के आएंगे, तो ये भी होते हैं 5 अंक के होंगे, जिसमें से 2 अंक तो आपको इनके जीवन परिचय के बारे में लिखेंगे और बचेगा जो 3 नंबर वो हो जाएंगे इनकी रचना के बारे में, ये हो जाएंगे। यानी टोटल मिलाकर ये भी कितने नंबर के हो गए, 5 नंबर। देखिए इनमें जो है सबसे महत्वपूर्ण जो होते हैं यानी इंपॉर्टेंट
तो सबसे पहले ले लीजिएगा सूरदास और तुलसीदास को पूरी तरह से रट डालिए। सूरदास और तुलसीदास का जीवन परिचय अच्छे से पढ़ डालिए। हम क्या किए हैं कि कुछ तो यहाँ पर हम पीछे वीडियो में हम अपलोड कर चुके हैं, और भी जो बाकी रहेंगे उनको हम आगे क्या करेंगे, जल्द से जल्द उसको अपलोड करने की कोशिश करेंगे, यानी आपको सम्मुख लाने के लिए बहुत जल्दी ही कर दे रहे हैं। तो देखिए सूरदास और तुलसीदास का जीवन परिचय एकदम पढ़ डालिए, दोनों में से कोई एक जरूर आएगा। इसके बाद आते हैं बिहारी लाल और महादेवी वर्मा। देखिए आज जो है भारत जो है नारी सशक्तिकरण पर सबसे ज्यादा चल रहा है, तो हो सकता है कि महादेवी वर्मा का भी हर साल पूछता रहता है, क्योंकि यही एक है जो महिलाओं में आती है, तो महादेवी वर्मा का भी क्या आता है, जीवन परिचय अवश्य आता है। तो यानी सूरदास तुलसीदास, और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो महादेवी वर्मा का भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है और आते भी हैं 5 नंबर के आएंगे। इसके बाद देखिए क्या आता है 7वां नंबर कि संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में न आया हो। संस्कृत में एक श्लोक लिखने के लिए आता है, ये भी होते हैं 2 नंबर की। तो जैसे कोई भी एक संस्कृत में क्या करिएगा, श्लोक याद कर लीजिएगा और उसको क्या करिएगा, उसको लिखना रहेगा, सिर्फ 2 ही लाइन लिखना रहता है, और उसके लिए आपको कितने अंक मिल जाएंगे, तो 2 अंक मिल जाते हैं। ये भी हो गया। इसके बाद एक आता है पत्र लेखन, ये 4 नंबर के आते हैं। पत्र लेखन जो होता है 4 अंक के आते हैं। देखिए पत्र में ही जो होते हैं, पत्र लेखन में वो जो इम्पोर्टेंट है, पहला आता है शुल्क मुक्ति के लिए, यानी अपने विद्यालय में जो गरीब है चाहे जो भी, तो एक आता है कि शुल्क मुक्ति हेतु, यानी हमको शुल्क नहीं मिल रहा है, मानी फीस माफी के लिए। यहाँ पर सीधी बात हो सकती है कि फीस माफी के लिए, जैसे कोई गरीब बच्चा है वो फीस नहीं जमा करने के सक्षम है, तो वो क्या करेगा, उसके लिए एक पत्र का लिखना रहता है, तो ये लिखेंगे, तो वो होता है। दूसरा आता है छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए, यानी छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए भी पत्र लिखने के लिए आता है। ये दोनों तो एकदम हर साल इम्पोर्टेंट है, ये दोनों जो है एकदम श्योर हैं। क्लास 10th के लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर साल पूछा हुआ है। इसके बाद रही बात तो और भी हो सकते हैं, तो ये दोनों बिजली समस्या से निराकरण हेतु, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। और आपके क्षेत्र में व्याप्त गंदगी स्वास्थ्य विभाग को क्या करना होता है, एक पत्र लिखना होता है। ये दोनों जो है ना बहुत ही, जिसे कहा जाए कि पूछ देता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये दोनों हैं, कि शुल्क मुक्ति के लिए या छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए। तो ये अगर आप लोग लिख लेंगे तो आपको इसमें भी क्या मिल जाएंगे, 4 नंबर मिल जाएंगे। ये क्या था 8वां नंबर। 9वां नंबर देख लिया जाए कि 9वां नंबर क्या पूछेगा, या अर्थात कहने का मतलब है कि आगे देखते हैं कि कौन सा है। देखिए अगला जो नंबर है वो है कि संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। यानी संस्कृत में क्या पूछता है, उत्तर, यानी 2 देना होता है, 2 नंबर के रहते हैं। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं आता, पहला चैप्टर से आप लोगों को मिल जाएंगे इसमें आंसर। पहला और दूसरा चैप्टर संस्कृत का पढ़ लेंगे तो आपको वहां से आपको उत्तर उसका मिल जाता है। तो इसको भी ज्यादा ये नहीं करना है, 2 नंबर के ये भी आते हैं। इसके बाद लास्ट में जो आते हैं वो है निबंध रचना। देखिए निबंध रचना क्या होता है कि निबंध ये तो आता ही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए निबंध में कई निबंध हम यहाँ पर लिखे हैं जो मुख्य है, यानी निबंध कितना याद किया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट हो उसी को ना। तो देखिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट होता है पर्यावरण प्रदूषण और बेरोजगारी की समस्या। ये दोनों बच्चा हर हाल में आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों में एकदम कोई एक जरूर छपा है। पहला और दूसरा हम जो भी लिख रहे हैं समझिए कि सब इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये तो है ही, आतंकवाद भी पूछ सकता है, कारण एवं निवारण, स्वदेश प्रेम पूछ सकता है, छात्र एवं अनुशासन ये भी आ सकता है। और इस समय जो चल रहा है इन द प्रेजेंट टाइम, भारत का अमृत महोत्सव कुंभ मेला 2025, ये भी इस पर भी इस साल हो सके, अभी आया ही है भाई, कुंभ का मौसम चल रहा है, तो हो सकता है कि बोर्ड वाले क्या करें, ये इस पर भी निबंध दे सकते हैं, क्योंकि ये अमृत महोत्सव चल रहा है, 144 साल बाद आया है। तो ये तो देखिए निबंध लिखने के लिए कुछ ज्यादा मत करिएगा, पहले उसका रूपरेखा तैयार करिएगा। रूपरेखा में क्या होता है कि हम जो हेडिंग डालेंगे, मानी हम जो मेन हेडिंग ही डाला जाता है, तो जो हेडिंग डालेंगे रूपरेखा में उसका नाम लिख देंगे। देखिए रूपरेखा में पहला हेडिंग आप लोगों का आ जाता है प्रस्तावना।
प्रस्तावना डालेंगे पहला नंबर, और लास्ट में जो आप लोग डालेंगे हेडिंग, उसको डालेंगे क्या, प्रस्तावना यहाँ पर डाल दिए। और लास्ट में होता है उपसंहार। प्रस्तावना का मतलब उसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय देते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं और किसके बारे में लिख रहे हैं, वो लिख देंगे। और लास्ट में हमको क्या इससे सीख मिली है, निष्कर्ष निकला है, वो क्या कर देते हैं, उपसंहार में। ज़्यादा लंबा नहीं ले जाने की जरूरत है निबंध को। निबंध को ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 पेज, क्योंकि 150 शब्दों में बोलता है लिखने के लिए, तो 2 से 2.5 पेज के अलावा ज़्यादा मत जाइएगा। ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से, तो बेरोजगारी और पर्यावरण पर एकदम रट डालिए, क्योंकि ये दोनों जो हैं एकदम श्योर है कि एकदम आएंगे। तो ये इसी तरह रूपरेखा लिखिएगा जरूर, क्योंकि रूपरेखा ही बताता है कि आप क्या क्या लिख रहे हैं। एग्जामिनर जब देखेगा कापी तो पहले उसका रूपरेखा देखता है कि क्या लिखे हैं, इसके बाद तो लिखिए। लास्ट में उपसंहार लिख दिए, हमारा काम खत्म। और वहीं पर क्या कर देंगे, द एंड। अगर लास्ट में इसको निबंध को लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि लास्ट में जो समय बचता है तो इसको लिखते जाइए जितना मन उतना, मतलब ज़्यादा नहीं, 2.5 पेज तो वो। और ये खत्म हो गया। यानी जितना भी है क्लास 10th के लिए जो भी इम्पोर्टेंट थी, कैसे पेपर का फॉर्मेट होता है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, हम क्या किए हैं सब बता दिए। देखिए इसमें से कुछ जो भाग हैं हम पीछे वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, और जो जो इम्पोर्टेंट इसमें हम है उसको क्या करेंगे, जल्द से जल्द अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।